हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे जो है रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरम को डिस्ट्रॉय किया किसने, मैक्सवेल ने उससे पूछा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो सर्कुलर पाथ पर घूमता है, तो सर्कुलर पाथ पर घूमता हुआ कोई भी पार्टिकल हमेशा अपनी वेलोसिटी को बदल रहा होता है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। अगर वेलोसिटी को बदलेगा तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर वो इमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पाथ का रेडियस हर क्षण कम होता जाएगा और फाइनली वो गिर जाएगा न्यूक्लियस में। बट ऐसा नहीं होता, क्यों? इसका जवाब न दे सका रदरफोर्ड। और किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है बच्चों, वो हमेशा कैसा होता है? वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, वो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का जो है स्पेक्ट्रम है। बट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरम, एटम का स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए था? कंटिन्यूअस। पिछले लेक्चर में मैंने समझाया आपको। बट जब प्रैक्टिकल तौर पे देखा गया तो एटम का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस होने की भी संभावनाएं थी। इन दोनों बातों का जवाब न दे सका रदरफोर्ड और फाइनली रदरफोर्ड की थियरी छोड़ी गई। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट एटॉमिक थियरी, जिसे बोलते हैं बोहर्स एटॉमिक थियरी या बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जेई और नीट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझाता हूं और चीजों को हम लोग बहुत डेप्थ में देखेंगे। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह जान लेना है कि इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। मीन्स कि बोहर्स एटॉमिक थियरी इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम? हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सिर्फ एक होती है। तो इस संसार में जितने भी स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ रखते हैं, उन सबको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है। अगर मैं He+ की बात करूं तो He+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है। अगर मैं Li+2 की बात करूं तो Li+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है। अगर मैं Na+10 की बात कर दूं तो Na+10 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है। अगर मैं Be+3 की बात कर दूं तो Be+3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है। तो ऑल द स्पीसीज विच हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, देयर बोहर्स एटॉमिक थ्योरी कैन बी अप्लाइड। मींस कि सबसे पहला जो बात आप अपने नोट्स में लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी इज एप्लीकेबल, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी is applicable only and only on the single electron species। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, बोहर्स के assumptions की बात करेंगे। तो क्या है बोहर्स का assumption, उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। बच्चों, जैसा कि रदरफोर्ड ने बोला था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है और उस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? शेल या ऑर्बिट बोलते हैं। बोहर ने उसको कंडीशन लगाया। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ उन्हीं सर्कुलर पाथ पर घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से, m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस के किसी पाथ पर घूम रहा हो, तो उसके एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m × v × r। अगर उसके मास को वेलोसिटी और रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम बोलते हैं कि ये वैल्यू हमें क्या देता है? एंगुलर मोमेंटम। तो पहला अजम्पशन बोहर का कहता है, आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो बेहतरीन तरीके से लिख दीजिएगा। पहला अजम्पशन कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव only and only that circular path around the nucleus. Again I repeat it, electron can move only and only that circular path around the nucleus for which
The value of angular momentum is the integral multiple of, what is the meaning of integral multiple? Integral multiple का मतलब है कि जो h अपॉन 2 का एक पाई के मल्टीपल में चीजें आएंगी, यानी n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है, n की वैल्यू 4 हो सकती है, n की वैल्यू 5 हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू 1.34 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 2.33 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 3.73 नहीं हो सकती। मींस हियर n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। वो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कि ये 1 2 3 4 हो पाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल का कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ उन्हीं सर्कुलर पाथ में घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। फिर देखो दूसरे पॉइंट में उसने कमाल कर दिया, एक ऐसी कंडीशन लगा दी कि रदरफोर्ड की कमियां दूर हो गई। उसने कहा ऐसे शेल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, द सेकेंड पॉइंट इज कि ऐसे शेल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, वो कभी भी एनर्जी इमिट नहीं करता। फिर से मैं बोल देता हूं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दैट शेल विच एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई विल नॉट इमिट एनर्जी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अब जरा देखो, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं इमिट करेगा तो उसके पाथ का रेडियस कम नहीं होगा, उसके पाथ का रेडियस कम नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा नहीं तो रदरफोर्ड की जो सबसे बड़ी कमी थी वो यहां से दूर हो जाती है कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो दूसरा पॉइंट आप नोट कर लें अपने कॉपी में कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन ओनली एंड ओनली दैट सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस विच electron moving in that circular path which angular momentum is the integral multiple of h/2 pi will not emit energy। फिर से बोल देता हूं, उस शेल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है वो कभी एनर्जी इमिट नहीं करता। मींस इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दैट सर्कुलर पाथ व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई विल नॉट इमिट एनर्जी। इफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट इमिट एनर्जी द रेडियस ऑफ द पाथ विल नॉट डिक्रीजेस। इफ द रेडियस ऑफ पाथ विल नॉट डिक्रीजेस देन इलेक्ट्रॉन विल नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस। इफ द इलेक्ट्रॉन विल नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस मींस we can explain properly the drawback, the first drawback of Rutherford's atomic theorem। तो उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दूसरे पॉइंट से बोहर ने क्या किया, इस दूसरे पॉइंट से बोहर ने रदरफोर्ड की कमी को दूर कर दिया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दैट सर्कुलर या इन दैट शेल which angular momentum is the integral multiple of h/2 pi will not emit energy। अब इसी पॉइंट के नीचे अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट करके लिख दीजिएगा कि if electron will not emit energy, the radius of path will not decreases. If the radius of path will not decreases, electron will not fall into the nucleus. So the drawback of Rutherford's atomic theorem is properly explained by Bohr। अब मैं आऊंगा पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हर जगह यूज होता है। बोहर कहता है कि अगर कोई एटम किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी पा जाए, अगर कोई एटम किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी पा जाए, जैसे मान लो कि सूर्य से फोटोन पा जाए, तो उसका कोई एक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एज इट इज ले लेता है और कहां जंप कर जाता है। जैसे मान लो पहले शेल में था तो दूसरे शेल, तीसरे शेल, चौथे शेल जैसी एनर्जी पाएगा उस हिसाब से जंप कर जाएगा। क्या कहता है कि अगर सन से कोई एटम एनर्जी पाता है तो उस एटम का कोई इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एज इट इज ले लेगा और कहां जंप कर जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में। यहां ये सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकता है, फिर ये वापस आ जाता है। अब वापस आने के दौरान वो मल्टीपल स्टेप्स में भी आ सकता है और डायरेक्ट भी आ सकता है। जैसे मैंने
यहां पर 1 और 2 दो ही शेल लिए, तो मल्टीपल स्टेप की संभावना तो नहीं है। लेकिन अगर मैं n = 1, n = 2 और n = 3 तीन शेल ले दूं बच्चों, और मैं मानूं कि पहले सेल में बैठा इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी पा जाता है और जंप करके कहां चला जाता है, जंप करके चला जाता है तीसरे शेल में, तो देखो वहां वो कितनी देर रुकेगा, वहां वो रुकेगा 10⁻⁸ सेकंड। 10⁻⁸ सेकंड के बाद वो वापस आएगा, तो वापस वो 1 तक तो उसे आना पड़ेगा 10⁻⁸ सेकंड, तो डायरेक्ट 1 में भी जंप कर सकता है और 3 से 2 में होता हुआ भी 1 में जंप कर सकता है। तो ओवरऑल पॉइंट क्या बना कि अगर कोई एटम किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी पाए तो उसका कोई एक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एज इट इज ले लेता है और कहां चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में। वहां कितनी देर रुकता है, 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकता है। उसके बाद कहां चला आता है, लोअर एनर्जी लेवल में चला आता है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में चला जाता है तो जरा बताओ कि लोअर से हायर में जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, तो हायर से लोअर में जाने के लिए एनर्जी इमिट कर देगा। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। देखो एक बात और बता दे, जैसे n = 1 से कोई चीज n = 2 में गया फॉर एग्जांपल, और 10⁻⁸ सेकंड बाद 2 से किस में आ गया, 1 में आ गया, इसे डी ट्रांजिशन बोलते हैं। तो जितनी एनर्जी लिया होगा वापस आने पर उतनी छोड़ देगा ना, बिल्कुल छोड़ देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो छोड़ी गई एनर्जी विजिबल रीजन की हुई तो इंसान उसको अपने आंखों से देख सकता है। अगर विजिबल रीजन के अलावा किसी रीजन से हुई तो परमात्मा ने इंसानी आंखों को इतनी क्षमता नहीं दी है कि वो सभी रेडिएशंस को देख सकें। जैसे रेडियो नहीं देख सकता, माइक्रो नहीं देख सकता, इंफ्रारेड नहीं देख सकता, अल्ट्रावायलेट नहीं देख सकता, गामा नहीं देख सकता, कॉस्मिक नहीं देख सकता। वो देख सकता है तो सिर्फ और सिर्फ विजिबल को देख सकता है। अगर डी ट्रांजिशन के दौरान इमिटेड एनर्जी विजिबल रीजन की हुई तो वो दिखाई देगी, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब बच्चों ये तीसरा पॉइंट हो गया, तो इसको मैं समझा देता हूं फिर से कि इफ एनी एटम, नोट कर लीजिएगा आप लोग, इफ एनी एटम get energy from any external source like sun, then any electron of that atom takes that energy and jumps into the higher energy level, stay there only for 10⁻⁸ second, then come back to its original shell either directly or by via, or we can say that, or by via, or means either directly or in the multiple steps. You can write either directly or in the multiple step, या तुम लिख सकते हो कि directly और via। ठीक है, and emit the absorb energy। फिर से बता देता हूं कि if any atom get energy from any external source, then any electron of the atom absorb that energy and jumps into the higher energy level, stay there for 10⁻⁸ second, then come back to its original energy level either directly or via। और हम यहां पर जो एनर्जी इमिट किया उसका जो है फ्रीक्वेंसीज वगैरह को भी जान सकते हैं, जिसे बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोलता है। सपोज कर लीजिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन n = 1 से n = 2 में जंप किया तो वहां एनर्जी E2 होगी, यहां एनर्जी E1 होगी। तो जब वो वापस आएगा E2 से E1 में तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा, डेल E क्या होगा, E2 - E1 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि दुनिया की सभी ऊर्जाएं जो सूर्य के द्वारा रिलीज की गई हैं वो हमेशा hc/λ की इंटीग्रल मल्टीपल होती हैं। वो हमेशा hc/λ की इंटीग्रल मल्टीपल होती है। फिर से रिपीट कर देता हूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बताता है कि दुनिया की सारी ऊर्जाएं h न्यू का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल यानी यहां पे मैं n लिख दूं तो ये n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। ठीक है, तो ये मैं ऐसे बता देता हूं। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि इस पृथ्वी पर मौजूद सभी चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, इस पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाएं जो स्पेशली सूर्य से आ रही हैं वो एक फिक्स वैल्यू की इंटीग्रल मल्टीपल होती है, जो कि क्या होता है, h न्यू, जहां पर न्यू उस ऊर्जा की, उस एनर्जी की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों यहां से हम लोग न्यू निकाल सकते हैं। अगर मान लो n की वैल्यू, सपोज n की वैल्यू 1 हो तो न्यू क्या हो जाएगा, E2 - E1 अपॉन h के बराबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी। यह तीसरा पॉइंट है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि
अब हमने क्या पढ़ लिया, बोहर्स एटॉमिक थ्योरम को पढ़ लिया। बोहर्स एटॉमिक थ्योरम में हमने पढ़ा पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सभी शेल में नहीं घूम सकता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ उन्हीं शेल में घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा बोहर्स एटॉमिक थ्योरम का कि ऐसे शेल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जिसका इंटीग्रल मल्टीपल h/2 जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, वो कभी भी एनर्जी नहीं इमिट करता। अगर एनर्जी नहीं इमिट करेगा तो पाथ का रेडियस कम नहीं होगा, पाथ का रेडियस कम नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा तो रदरफोर्ड की कमी पूरी तरह से दूर हो गई। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर कोई एटम किसी एक्सटर्नल सोर्स से ऊर्जा पाता है, एनर्जी पाता है, तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एज इट इज ले लेता है और अपने हायर एनर्जी लेवल में कूद जाता है। वहां वो सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकता है, फिर उसका डी ट्रांजिशन हो जाता है। डी ट्रांजिशन डायरेक्ट भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू हो सकता है। डी ट्रांजिशन के दौरान इमिटेड एनर्जी की हम फ्रीक्वेंसी जान सकते हैं, वेवलेंथ जान सकते हैं अपने लॉजिक के दम पर, और हम यह भी जान सकते हैं कि अगर वो विजुअल रीजन की हुई तो बिल्कुल हमें उसका कलर दिखाई देगा, अगर वो विजुअल रीजन की नहीं हुई तो हमें उसका कलर नहीं दिखाई देगा। अब आगे चलेंगे हम लोग और आगे देखेंगे क्या चीजें। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी शेल में घूम रहा है तो वैज्ञानिक इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में कई सारी बातें जानना चाहता है। अगर मैं बुकिश लैंग्वेज की बात करूं तो बुकिश लैंग्वेज के बिहाफ पर हम सिर्फ इसकी 3 चीजें पढ़ते हैं। किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का रेडियस पढ़ते हैं, एनर्जी पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं। लेकिन याद रहे कि कंपटीशन कुछ अलग हटके पूछना चाहता है और इस बार जो नीट के एग्जाम के बाद कियोस मचा है, जेई में तो नहीं मचा, नीट के एग्जाम के बाद जो कियोस मचा है, तो आई एम डैम श्योर कि कुछ चीजें रिपीट होने वाली हैं। जैसे पहले 570 573 नंबर पे रैंक 7-8 हजार आ जाती थी और 570 575 नंबर तक पे जीएमसी नागपुर तक मिल गया, वैसे ही अब थोड़ा टफ पेपर बनेगा। मुझे ऐसा लगता है, मे भी ना बने, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा पेपर बनेगा। अच्छा पेपर बनेगा तो हमें कुछ अच्छी बातें भी जान लेनी चाहिए। हमारी तैयारी हमेशा थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। वो हमसे पूछ सकता है एंगुलर वेलोसिटी, वो हमसे पूछ सकता है टाइम पीरियड, वो हमसे पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी, और कई बार हमने देखा है पूछा है वो हमसे V/R/E के बारे में। तो इतनी बातें हमें जाननी है। 1 2 3 4 5 6 7 बातें जाननी है। क्या कि किसी भी अननोन शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें क्या जानना है, रेडियस, यानी जिस शेल में वो घूम रहा है उस पाथ का रेडियस बताओ, जिस शेल में वो घूम रहा है वहां उसकी एनर्जी बताओ, जिस शेल में वो घूम रहा है वहां उसकी वेलोसिटी बताओ, जिस शेल में वो घूम रहा है वहां उसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ, जिस शेल में वो घूम रहा है वहां उसका टाइम पीरियड बताओ, जिस शेल में घूम रहा है वहां उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, जिस शेल में घूम रहा है उसके लिए V/R/E बताओ। तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा बोहर्स एटॉमिक थ्योरम का पहला असम्पशन था, पहला असम्पशन हमसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं शेल में घूम सकते हैं जो h/2 पाई का क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रल मल्टीपल हो। अगर h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो तो मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूं, mvr = h/2 पाई। थोड़ा सुंदर लिख देता हूं, NH/2 पाई लिख सकते हैं, ठीक है। आप जरा देखिए दूसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो जनरलाइज्ड चार्ज लिखा जाता है वो कितना लिखा जाता है, Z/E, जहां पर Z क्या है, Z है एटॉमिक नंबर, और जहां पर E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। E जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, किसके चार्ज का,
प्रोटॉन का। यहां पे भी जो E है वो मैग्नीट्यूड है किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यानी हम यहां साइन से मतलब नहीं रखेंगे। मेरे प्यारे सरकार, दुनिया में कोई भी पार्टिकल, फिजिक्स ऐसा कहती है कि सर्कुलर पाथ पर तभी घूम सकता है, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर तभी घूम सकता है जब उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम ऐसा कहते हैं कि m मास का पार्टिकल r रेडियस के पाथ पर v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो mv² अपॉन r ये फॉर्मूला होता है उसके सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमको कहां से मिला, हमको मिला न्यूक्लियस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो आपको मालूम है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, हमेशा अपोजिट चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम फिजिक्स के लैंग्वेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स भी बोल सकते हैं। तो देखिए जरा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा ड्यू टू अपोजिट चार्ज आर प्रेजेंट। ऑन द इलेक्ट्रॉन द चार्ज इज -1.67 into 10 raised to the power -19 coulomb, and in the nucleus the overall charge is due to proton, that's why we can say that it is a positive charge. So यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, हम जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच Q1 और Q2 अगर r डिस्टेंस है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है, इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन r², जहां एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है किसकी, वैक्यूम की, और हम ये भी जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये फिजिक्स में 12वीं के फिजिक्स में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका क्या यूनिट हो जाएगा, ये न्यूटन ये मीटर, तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। यानी आप ओवरऑल अगर 11th के बच्चे हैं तो इतना तो जरूर जाने, क्योंकि 10th में आपने ये जाना है कि चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, आपने ये नहीं जाना है कि चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है। तो क्या 10th की ही जानकारी के बिहाफ पे पूरा जीवन बिताना चाहते हो, नहीं, अब 11th में आ गए हो, अब तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी अपने इंफॉर्मेशंस में ऐड करनी पड़ेगी। तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है ये तो आप जानते हैं, अब जानने की बारी आ गई कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है, वो फोर्स हमेशा बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन r² के बराबर होता है। ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया, इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। ये किसके बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 की जगह क्या है, इसको मैं Q1 मान दूं, इसको मैं अगर Q1 मान दूं इलेक्ट्रॉन को, और इसको मैं Q2 मान दूं, तो Q1 की जगह क्या है E, Q2 की जगह क्या है ZE, अपॉन R का क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग कांस्टेंट मान देते हैं, mv² अपॉन r इक्वल्स टू k ZE² अपॉन r²। यहां हम r से r को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से हमको आ गया mv का स्क्वायर इक्वल्स टू k ZE² अपॉन r। ये देखें, अब बच्चों आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा बातों को समझने की कोशिश करते हैं। हमको चाहिए जनरलाइज्ड वैल्यू a की, यानी कि n की वैल्यू पुट करूं तो r की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाए। तो जरा देखें, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां mv² है, तो जरा देखिए इक्वेशन नंबर 1 का मैं स्क्वायर करूंगा और उसे इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए m का इक्वेशन नंबर 1 का मैंने ये इक्वेशन नंबर 1 है स्क्वायर किया, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया m² v² r², और अपॉन में किससे डिवाइड कर दिया mv² से। राइट हैंड साइड पे क्या आ गया n² h² अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, और जब इससे डिवाइड करूंगा तो r ऊपर चला जाएगा और k ZE² नीचे चलाएगा। अब यहां गौर पूर्वक एक एक चीज को देखते चलें, v² से v² क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, और m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो m इंटू r, r से r भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
किसके बराबर हो जाएगा, एन स्क्वायर, और जेड को इसके नीचे लगा दो और ब्रैकेट लगा दो। क्यों ऐसा किया बताता हूं, एच स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर इंटू के इंटू ई का स्क्वायर। यहां से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो आर किसके बराबर हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड, किसके बराबर, एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ब्रैकेट में हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। अब यहां गौर पूर्वक देखना, जो भी कुछ ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो 100% कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकते, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। किसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, चेंजेस नहीं हो सकता है क्या, एच में कोई चेंज हो सकता है क्या, एच की वैल्यू कभी भी बदल नहीं सकती है, ये बात आप ध्यान रखें। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। आप पढ़ें, आपके बच्चे पढ़ें, आपके बच्चों के बच्चे पढ़ें, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे पढ़ें, फिर भी एच की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इधर राइट साइड का मैं मिटा देता हूं, एच की वैल्यू रहेगी 6.634 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकेंड। अगर इसको मैं राउंड ऑफ करके लिख देता हूं तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड हो जाएगा। पाई की वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी, 3.14 रहेगी। के की भी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ही रहेगी। ई की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, मैग्नीट्यूड लेना है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम रहेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कभी नहीं बदलेगा, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 किलोग्राम रहेगा। अगर मैं इन सारी वैल्यूज को क्या कर दूं, इस इक्वेशन में रख दूं, तो देखें, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। मुझे तो याद है 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम आता है। हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे। ये जनरल फार्मूला है किसका, रेडियस का, क्या, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। अब जरा देखो, आपको किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के किसी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए अगर रेडियस चाहिए, यानी उस शेल का रेडियस चाहिए, क्या करो, एन की वैल्यू पुट कर दो, जेड की वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी। कितनी जबरदस्त सी बात है। अब इसमें जरा देखो, थोड़ा आगे चलते हैं। हमारे पास आया आर इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। जरा देखो, अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो R1 आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम आया, जरा देखिए 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। इसको हम लिख सकते हैं R1 इक्वल टू 0.3 अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। अब जरा देखना, सेटिंग देखना, अगर मैं इस इक्वेशन को तोड़ूं तो क्या लिख सकता हूं, 0.53 अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम इंटू एन का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको बिल्कुल लिख सकता हूं। मैथमेटिक्स में स्प्लिट करके लिखना कोई पाप तो है नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप जरा देखें, अगर यहां हम लोग देखें और 0.53 की जगह क्या रिप्लेस कर दें, R1, तो R हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, R की जो वैल्यू है हमारी वो हो जाएगी, जरा देखिए, इसकी जगह अगर तुमने R1 पुट कर दिया तो इंटू एन स्क्वायर, यानी R इक्वल्स टू R1 इंटू एन स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हम किसी भी शेल के रेडियस को फर्स्ट शेल के रेडियस के फॉर्म में लिख सकते हैं। इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम किसी भी शेल के रेडियस को फर्स्ट शेल के रेडियस के फॉर्म में बच्चों क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको लगा करके आप थोड़ा स्टार लगा दीजिए और लिखिएगा कि द रेडियस ऑफ एनी शेल कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल। ठीक है, अब हम लोग कुछ बेहतरीन सा न्यूमेरिकल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही किसी थियरी का स्ट्रेंथ होता है। देखें, सबसे पहले जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए हमसे कहता है कि कैलकुलेट रेशियो ऑफ नंबर 1 फर्स्ट 4 शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर 2 फर्स्ट 3 शेल ऑफ He प्लस एटम, नंबर 3, अब थोड़ा क्वेश्चन को घुमाता हूं, R1 ऑफ हाइड्रोजन इज टू R2 ऑफ Li प्लस 2 इज टू R3 ऑफ He प्लस, नंबर 4
R4 of Li plus 2 with is to R5 of B plus 3। हमसे ये 4 रेशियो कहता है आप निकालें, तो बहुत ही आसान सी बात है। अगर पहले में हाइड्रोजन एटम कहता है तो पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं कि हाइड्रोजन के शुरू के 4 शेल्स का मुझे क्या निकालना है, रेडियस का रेशियो। तो देखें R इज इक्वल टू क्या होता है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड होता है, तो R1 क्या हो जाएगा 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर। जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगी, और 1 से किसी डिजिट में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा अगर मैं R2 निकालूं तो 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा, जैसे यहां लिख देता हूं। चलो R3 क्या हो जाएगा 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन जेड, और R4 क्या हो जाएगा 0.53 इंटू 4 का स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी 1। अगर मैं इन चारों इक्वेशन का रेशियो ले देता हूं तो R1 इज टू R2 इज टू R3 इज टू R4 क्या आ जाएगा 0.53 1 का स्क्वायर इज टू 0.53 2 का स्क्वायर इज टू 0.53 3 का स्क्वायर इज टू 0.53 4 का स्क्वायर। रेशियो में जो कॉमन चीजें होती है कट जाती हैं, मैथमेटिक्स से तो आपको पहले से मालूम ही होगा। तो क्या आ गया 1:4:9:16, यानी हाइड्रोजन एटम के शुरू के 4 शेल का रेडियस का अगर रेशियो निकालें तो वो रेशियो आता है 1:4:9:16 के बराबर। इसी को मैं एक और मेथड से सॉल्व कर सकता हूं जो कि मैंने आपको पीछे सिखाया कि किसी भी शेल के रेडियस को पहले शेल के रेडियस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो R1 तो R1 होता ही है, R2 क्या हो जाएगा R1 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या देखा है R इज इक्वल्स टू क्या देखा, जरा देखिए R1 इंटू n स्क्वायर। तो गौर पूर्वक देखें R3 क्या हो जाएगा R1 इंटू 3 का स्क्वायर, और R4 क्या हो जाएगा R1 इंटू 4 का स्क्वायर। इनका सबका रेशियो ले दोगे देख लीजिए 1:4 और 9:16 आ जाएगा। तो दोनों में जो आपको बेहतर मेथड लगे उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है कि हीलियम के शुरुआती 3 शेल का रेडियस का रेशियो निकालो। तो जरा देखो हीलियम के लिए भी तो ये रिलेशन सही है, R इज इक्वल टू R1 इंटू n का स्क्वायर। तो जरा देखो अगर मैं n की वैल्यू पुट करूंगा 1 तो R R1 हो जाएगा, यानी R1 में तो कोई बदलाव हुआ नहीं। तो फर्स्ट शेल का रेडियस क्या हो जाएगा R1, सेकेंड शेल का रेडियस क्या हो जाएगा, अब यहां देखो R1 इंटू हम यहां पे देखें तो 2 का स्क्वायर, और थर्ड शेल का क्या हो जाएगा R1 इंटू 3 का स्क्वायर। तो हीलियम के शुरुआती 3 शेल की अगर हम लोग क्या निकालेंगे रेडियस का रेशियो, तो ये क्या आ जाएगा 1:4:9 आ जाएगा। अब यहां थोड़ा सावधान रहना, देखो क्यों,
क्योंकि यहां जो शुरुआती 4 शेल थे वो एक ही एटम के थे, यहां जो शुरुआती 3 सेल थे वो एक ही एटम के थे। बट यहां जरा आप सावधान रहिए, यहां मैंने एटम को बदल दिया है, एटम को बदल दिया है तो Z की वैल्यू अलग अलग आएगी, और Z की वैल्यू अलग अलग आएगी तो आपको क्वेश्चन को सावधानी से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि R1 ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0.531 का स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। जैसे कि R2 ऑफ Li+2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे शेरों, 3 होता है। अगर मैं निकालूं R3 ऑफ He+, तो R3 ऑफ He+ क्या हो जाएगा, 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन का जो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो R1 ऑफ हाइड्रोजन इज टू R2 ऑफ Li+2 इज टू R3 ऑफ He+ कितना हो जाएगा प्यारे सरकार, जरा देखो 0.53 से 0.53 से 0.53 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, जरा देखो इधर बचा 1, इधर बचा 4/3 और इधर बचा 9:2। अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। कौन सी ऐसी डिजिट है जो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है, तो 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6:2, यहां क्या हो जाएगा, जब 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यानी एक्चुअल जो रेशियो आएगा वो 6:8:27 दोनों फॉर्म में लिखा गया है। 11th वाले बच्चे देख लें ध्यान से, हम अवॉइड करते हैं किसी भी रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने से। वैसे अगर ऑप्शन में दिया है इट्स ओके, अदरवाइज नहीं तो आपको ये सीखना पड़ेगा। तो वहां हम किसी ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं जो डिनोमिनेटर से डिविजिबल हो। तो सबसे छोटी डिजिट मुझे 6 दिख गई, 6 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 1 जा 6 और यहाँ 3 2 जा 6 तो 4 2 जा 8 और यहाँ 2 3 जा 6 तो 9 3 जा 27। द एग्जैक्ट रेशियो इज 6:8:27 हो गया। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या कहता है कि R4 ऑफ Li+2 विद रिस्पेक्ट टू R5 ऑफ Be+3। ठीक है, R4 ऑफ Li+2, ठीक है, R4 ऑफ Li+2 कितना होगा, 0.53 n² Z, लिथियम का Z कितना होता है 3। और अगर मैं बात करूं R5 ऑफ Be+3 की तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0.53 n² Z, बी का एटॉमिक नंबर 4 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। ठीक है, अब इनका अगर रेशियो ले दोगे तो रेशियो हमारे पास बहुत ही आसानी से आ जाएगा, R4 ऑफ Li+2 इज टू R5 ऑफ Be+3। 0.53 से 0.53 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16/3 इज टू 5 5 जा 25/4। वो सबसे छोटी डिजिट निकाल के दें जिससे कि जो 4 और 3 दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो। तो मुझे तो दिखता है 12 दिखता है मुझे, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16:3 इंटू 12 इज टू 25:4 इंटू 12। तो यहां से जरा देखें प्यारे सरकार, 3 4 जा 12, 16 चौका 64, 64 और यहाँ 4 तिहाई 12, 25 तिहाई 75, 75। तो 64:75 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, लेकिन यही सीमाएं समाप्त नहीं होती, सीमाएं अभी और आगे तक चलेंगी। बच्चों जैसे देखिए कि आपको कहता है, एक दूसरा क्वेश्चन में ले लेता कि द रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ Li+2 इज A एंगस्ट्रॉम, देन कैलकुलेट। हमसे कहता है कि Li+2 के तीसरे शेल का जो रेडियस है वो कितना है, A एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो मुझे निकालना है कि रेडियस ऑफ 5th शेल ऑफ Li+2 और मुझे निकालना है रेडियस ऑफ 3rd शेल ऑफ Li+2 और मुझे निकालना है रेडियस ऑफ 9th शेल ऑफ Li+2 और मुझे निकालना है रेडियस ऑफ 2nd शेल ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ A और मुझे निकालना है रेडियस ऑफ 5th शेल ऑफ He+ इन टर्म्स ऑफ A और मुझे निकालना है रेडियस ऑफ 9th शेल ऑफ B+3 इन टर्म्स ऑफ A और मुझे निकालना है रेडियस ऑफ
थर्ड शेल ऑफ Na+10 इन टर्म्स ऑफ ए। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप बहुत सीरियसली हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर आपको एक कॉन्क्रीट नॉलेज डेवलप करना है बच्चों, तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन से बहुत पॉजिटिव वे में गुजरना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखें सरकार, अगर यहां पर थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करो तो यहां पर मैंने लिथियम का रेडियस दिया है और पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में लिथियम का ही रेडियस पूछा है। लेकिन जैसे आप चौथे क्वेश्चन में जाएंगे वहां से आप पाएंगे कि जो है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ में एटम ही बदल गया। वो एटम ही नहीं रहा जो एटम पहले दूसरे तीसरे में था। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते चलो। इसके लिए तो मुझे बस जरा सी जगह चाहिए। मैं जानता हूं, देखो हमको दिया क्या है, दिया है हमें R3 किसके बराबर होगा, R1 इंटू 3 का स्क्वायर। जैसा कि हमने पीछे डेरिवेशन कर रखा है कि हाइड्रोजन लाइक एटम में किसी भी शेल का रेडियस फर्स्ट शेल के रेडियस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो R3 की वैल्यू A दिया है एंगस्ट्रॉम, यहां R1 हो गया, यहां 9 हो गया, तो R1 की वैल्यू क्या हो गई, A/9 हो गई। तो चलो R1 मिल गया, अब सब मिल जाएगा। कैसे, एक एक लाइन में। R5 क्या होगा, R1 इंटू 5 का स्क्वायर। R1 कितना हो गया, A/9 हो गया, A/9 हो गया इंटू 5 का स्क्वायर। यानी कि R5 ऑफ Li+2 विल बी 25 A/9। अगर मैं R3 निकालूं तो इधर देखिए R3 क्या हो जाएगा, R1 इंटू 3 का स्क्वायर। तो R1 कितना है, A/9 और 3 का स्क्वायर, ये भी 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, A आ जाएगा। R9 ऑफ Li+2 क्या हो जाएगा, R1 इंटू 9 का स्क्वायर। R1 कितना है, A/9 है इंटू 9 का स्क्वायर, 9 से 9 कट गया तो 9A आ गया। ये तीन तो बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। लेकिन यहां जरा देखिए, यहां एटम ही बदल गया। अगर प्यारे बच्चों एटम बदल गया तो बिना रेशियो लिए हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो अब आगे का सॉल्यूशन आप थोड़ा केयरफुली देखिएगा। R2 ऑफ हाइड्रोजन चाहिए इन टर्म्स ऑफ A। तो जरा देखें, हमें दिया है R3 ऑफ लिथियम। तो R3 ऑफ Li+2 किसके बराबर होगा, 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन Z के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, A दी हुई है, यानी 0.53 और n का स्क्वायर, इसको काट देता हूं चलो, इंटू 3, ये A के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब मेरे को चाहिए क्या, जरा देखो, मेरे को चाहिए R2 ऑफ हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों R2 ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन Z की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, दोनों को डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड किया तो A अपॉन R2 ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर हो गया, 0.53 से 0.53 कट जाएगा और ये हमारे पास कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। तो R2 ऑफ हाइड्रोजन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी कैन गेट 4/3A। उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं सबका कर डालूंगा। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, R5 ऑफ He+, ठीक है। इधर देखिए आप, इस इक्वेशन को एज इट इज रहने दीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए। R5 ऑफ He+ क्या हो जाएगा, R5 ऑफ He+ इज इक्वल टू 0.53 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन Z कितना होता है, 2। इक्वेशन नंबर इसको 3 मान दो। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, यानी 1 डिवाइडेड बाई 3। तो 1 में लेफ्ट हैंड पे A है और 3 में क्या है, R5 ऑफ He+ है। इधर आ जाइए, 1 में राइट हैंड साइड पे 0.53 इंटू 3 है, यहां क्या है 0.53 इंटू 25 और ऊपर क्या है 2 है। 0.53 से 0.53 कट गया, 3 2 जा 6 अपॉन 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R5 ऑफ He+ कितना आ जाएगा, 25/6A आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे सरकार। अगला क्वेश्चन है कि R9 ऑफ B+3, देखें वो भी हमसे सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर A1 था वो क्या था, A इक्वल्स टू 0.53 इंटू 3। मेरे को चाहिए R9 ऑफ Be+3। जरा देखिए कितना हो जाएगा, 0.539 n का स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4। इक्वेशन नंबर 2, दोनों का रेशियो ले दीजिए, A अपॉन
R9 ऑफ बी प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा? 0.53 कट जाएगा। इसका जब रेशियो लोगे देखो 0.53 इंटू 3 अपॉन 0.53 इंटू 9 का स्क्वायर 81 और 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। 0.53 कट गया और 3 दूनी 6 2 8 21 3 7 21 27 आ गया। यानी कि R9 ऑफ बी प्लस 3 अगर देखा जाए तो 27/3, ठीक है, सब कुछ कट गया, 4 ए के बराबर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूं और आप जब ये वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए कि R3 ऑफ Na+10 कितना आ रहा है आप लोगों का। खुद से सॉल्व करें उसको। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये 2 क्वेश्चंस आपको जरूर समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करते समय केवल धैर्य रखना है और चीजों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जैसे कई बार क्या होता है कि यूनिट कन्वर्जन में बच्चों को फंसा देता है। जैसे देखिए, हम लोग को मालूम होना चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, 1 फर्मी जो है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। अब बच्चों, यूनिटरी लॉ कहता है कि अगर मैं लिखूं कि 1 मीटर कितने माइक्रोमीटर के, तो 10⁻6 नीचे चला जाएगा और फिर सॉल्व करोगे ऊपर आएगा तो 10⁻6 माइक्रोमीटर आएगा। मैं लिखूं कि 1 मीटर कितने नैनोमीटर के, तो ये 10⁻9 नैनोमीटर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 1 मीटर कितने एंगस्ट्रॉम के, तो ये 10⁻10 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ऐसे मैं लिखूं 1 मीटर कितने पिकोमीटर के, तो 10⁻12 पिकोमीटर आ जाएगा। ऐसे मैं लिखूं कि 1 फर्मी कितने मीटर के, ये 10⁻15 मीटर आ जाएगा। मैथमेटिक्स हमसे कहता है कि अगर LHS बराबर हो तो RHS को बराबर होना पड़ेगा, यानी कि ये सबके सब 1 मीटर के बराबर हैं। LHS इज सेम तो RHS सेम होगा। मींस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। 10⁻6 माइक्रोमीटर बराबर होगा 10⁻9 नैनोमीटर के और 10⁻9 नैनोमीटर बराबर होगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के, ये बराबर होगा 10⁻12 पिकोमीटर के, ये बराबर होगा 10⁻15 मीटर के। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर दो, 10⁻6 यानी 1 माइक्रोमीटर, इसको काटोगे तो ये जब 10⁻3 बचेगा 3 नैनोमीटर, इसको काटोगे तो 10⁻4 बचेगा एंगस्ट्रॉम, इसको काटोगे तो 10⁻6 पिकोमीटर बचेगा, इसको काटोगे तो 10⁻9 फर्मी बचेगा। मेरे प्यारे सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, आप बुक में रटे रहेंगे R = 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम, और वो आपको दे देगा रेडियस को किसमें? नैनोमीटर में। अब रेडियस को उसने वेरिएबल में नैनोमीटर लिख दिया। चलो मैं तुम्हें और अच्छे सिखाता। मान लो एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में लिखना है, तो जरा देख लो, R = 0.53 n²/z इंटू 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूं। अब जरा हमारे पास जो यूनिट कन्वर्जन का डेटा मैंने निकाला, वहां से पता लगाओ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम। ये देखो, ये रिलेशन, ओह शिट, 10⁻3 ये रिलेशन है हमारे पास बच्चों। देखो, 10⁻3 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻4 एंगस्ट्रॉम, काट दो तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम के, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 1/10 नैनोमीटर के। तो यहां अगर, उम्मीद करता हूं ये सब तो समझ में आता होगा, 0.53 n²/z, 1 एंगस्ट्रॉम की जगह 1/10 नैनोमीटर लिख सकते हैं। सो फॉर्मूला इज नाउ कन्वर्टेड इनटू R = 0.053 n²/z नैनोमीटर। इसी तरह से सारे डेटा को इस्तेमाल करके आप लोग फॉर्मूला निकालिए और उसको जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या क्या आप फॉर्मूले को पिकोमीटर में निकालें, आप माइक्रोमीटर में निकालें और आप उसको फर्मी में निकालें।
और उसको कमेंट करिए आप और बताइए कि आपका कितना आ रहा है। जिस तरह से मेरा नैनोमीटर में 0.053 n स्क्वायर बाई जेड नैनोमीटर आया, जिस तरह से एंगस्ट्रॉम में 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम था, उसी तरह से आप इसको कन्वर्ट करिए किसमें, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मी में। तो ये यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है और उम्मीद करता हूं कि आप इसको उतने ही सीरियसनेस के साथ देखेंगे। बाकी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं टाइम पास करने के लिए, कि जैसे मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं कि रेडियस ऑफ फिफ्थ सेल ऑफ Li+2, तो कुछ नहीं यार, वैल्यू पुट करो, उसको निकालो। और थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए एक क्वेश्चन और बनाया, तो मान लीजिए हमसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन अननोन शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सपोज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन अननोन शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम where the radius of electron is 2.12 angstrom दिया है, where the radius of hydrogen is 2. मैं चेक कर देता हूं एग्जैक्ट डेटा, हाँ ठीक है, सही है, 2.12 एंगस्ट्रॉम दिया है। मींस क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन अननोन शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम वेयर द रेडियस ऑफ पाथ is 2.12 angstrom. Calculate angular momentum of that unknown shell. उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन अननोन शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैविंग रेडियस 2.12 angstrom. Calculate एंगुलर मोमेंटम इन दैट शेल। तो देखो कैसे निकाल दूंगा, R इक्वल्स टू क्या होता है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। तो R कितना दिया है 2.12 इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। यहां से मैं अगर n स्क्वायर निकालूं तो 2.12 को जब आप 0.53 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, रूट ले देंगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी कि वो अननोन शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो शेल नंबर 2 है। ये हम कैसे जान लिए, क्योंकि उसका हमें रेडियस दिया हुआ था। अब वो मुझसे पूछ रहा है वहां एंगुलर मोमेंटम बताओ, mvr nh/2 पाई के बराबर होता है, n की वैल्यू 2 आ गई तो h/2 पाई है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल वैल्यू आ जाएगा h/पाई। मींस कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल वेयर इट इज रिवॉल्विंग हैविंग द रेडियस ऑफ 2.12 एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट h/2 पाई। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और जरूर आपको अच्छे लगे होंगे ये सारी चीजें। अब बचता है कुछ ग्राफ का लोचा। तो देखिए ग्राफ का लोचा मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर देता हूं। R आया हमारे पास 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। हमसे कितने तरीके से पूछे, मान लो कि सिंपली y एक्सिस पे प्लॉट कर दिया x और x एक्सिस पे प्लॉट कर दिया n स्क्वायर बाई जेड। तो जरा देखो ये कुछ इस तरह से है, ये y एक्सिस पे प्लॉटेड है, ये x एक्सिस पे प्लॉटेड है। इट इज सिंपली लाइक y इक्वल्स टू mx और y इक्वल्स टू mx ओरिजिन से जाने वाला ग्राफ होता है। ठीक है, अगर यही ग्राफ इनके बीच में ना प्लॉट करके वो लिख दे कि r और z के बीच में प्लॉट करता है, तो देखो जिनके बीच में प्लॉट कर रहा है वही वेरिएबल होते हैं, क्योंकि ग्राफ हमेशा वेरिएबल के बीच में प्लॉट किए जाते हैं। जो नहीं लिखा है अंडरस्टूड है कि वो कांस्टेंट है, जैसे r और z लिखा है n स्क्वायर नहीं लिखा। देखो r इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर इंटू 1 बाई जेड हो गया। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r इंटू जेड इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर हो गया। तो जरा देखें प्यारे सरकार, x एक्सिस पे r है, y एक्सिस पे ये है और ये पूरा कांस्टेंट है। तो x y इक्वल्स टू कांस्टेंट, इट इज द ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में 100% आया होगा, बिल्कुल पक्के तरीके से। अगर ये हमसे ग्राफ खिंचवाता है किसके किसके बीच, r और n स्क्वायर के बीच में, r और n स्क्वायर के बीच में थे, r इक्वल्स टू 0.53 बाई जेड इंटू n स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू mx हो गया, उसने इसको कांस्टेंट मान रखा है, तो ये भी ग्राफ कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। अगर हम स्लोप की बात करें तो m स्लोप होता है, यहां पर 0.53 है, यहां तो स्लोप नहीं निकालेंगे। यहां अगर स्लोप की बात करें तो यहां स्लोप है 0.53 बाई जेड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों तरीके के वेरिएशन समझ में आए होंगे। और क्या किया जा सकता है, और क्या कुछ भी बदल दो, ओवरऑल बातें वही रहेंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो
आज के लेक्चर में हम लोग फोकस किए किसके बारे में, बोहर्स एटॉमिक थ्योरम के बारे में, और साथ साथ हमने फोकस किया कि किसी अननोन शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के रेडियस को कैसे जाना जाए। उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा और जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल होगा। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।